मन में उमंग हो, हौसला बुलंद हो, पा सकते हो कुछ भी यदि मेहनत करने का दम हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इस दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ चुका है जिसके अंदर मेहनत करने की क्षमता होती है। कायर और कामचोर कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो आप मेहनत कीजिए, अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। मेरी शुभकामना है आपकी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ का सिलेबस सोल्व करा रहा हूं। ये आप जानते हैं कि आपका ट्यूशन और स्कूल बंद होने के वजह से आपका सिलेबस काफी पीछे रह चुका है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं भी आपका कुछ मदद करूं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यदि हमारे आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो देख सके। इसके अलावा आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 जो है गोलक। और गोलक का मैं ये पहला सवाल बताने जा रहा हूं गोलक चैप्टर का। और एक बात, मैं इसके पहले एक बेसिक कंसेप्ट गोलक का बता चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर वो देखिए क्योंकि वहीं पर मैंने फार्मूला भी डिस्कस कर चुका हूं। तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे देखिए, मेरा पहला सवाल है कि किसी गोलक का अर्धव्यास 10.5 सेंटीमीटर होने से उसके समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने फार्मूला में लिखवाया है कि गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको मैथ से डर लगता है तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखिए। आपको सबसे पहली बार ऐसा एहसास होगा कि मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। मैं आपको मैथ कुछ इस कदर पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि जो व्यास होता है उसको हम क्या बोलते हैं। व्यास होता है हमारा, व्यास को हम लोग 2r लिखते हैं और अर्धव्यास को हम लोग, अर्धव्यास का माने जो शॉर्ट फॉर्म हो गया वो r हम लोग लिखते हैं सवाल बनाते समय। क्यों? क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है वो दिया रहता है 4πr²। हमारा जो फार्मूला है r दिया रहता है तो r का मतलब होता है अर्धव्यास। आपको ये बात समझना है। मान लीजिए किसी सवाल में आपको व्यास दिया है, ठीक है, व्यास दिया है, मान लीजिए आपको दे दिया व्यास 10 और वहां पर आपको अर्धव्यास चाहिए क्योंकि आपको फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, अर्धव्यास लिखा हुआ है, व्यास नहीं लिखा हुआ है। तो आपका अर्धव्यास का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला याद रखना है आपको। अर्धव्यास बराबर हो जाएगा आपका 10/2, यानी ये कटेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 5। यानी जो व्यास दिया रहेगा अगर वहां से आपको अर्धव्यास निकालना है तो आपको बटा क्या कर देना होगा, 2 कर देना होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो व्यास वाली बात है, व्यास से अर्धव्यास निकालने वाली बात है, ये सवाल में मैंने देखा हूं बहुत बार यूज हुआ है। तो आप याद रखिए कि जहां पर व्यास दिया रहेगा अर्धव्यास निकालने के लिए उसको हम बटा 2 करेंगे, व्यास को बटा 2 करेंगे अर्धव्यास निकालने के लिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए आज का हम सवाल, हमारे सवाल में अर्धव्यास दिया हुआ है यानी r दिया गया है। r कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है कि उसके समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हूं कि क्या होता है। चूंकि ये लिखिएगा गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों आप इसको 2 लाइन में नहीं लाओगे। आपकी जो कॉपी होती है बड़ी होती है, यहाँ पर मेरा बोर्ड जो है छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन टाना हूं। और आप जैसे ये क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको यहाँ पे लिख के बराबर का साइन दे दोगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ओके,
ये पाई का मतलब मैंने आपको नहीं बताया। पाई का मतलब बच्चों होता है, पाई का मतलब होता है आपका 22/7। पाई के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 22/7। आपको याद रखना है ये भी बात। जो जो बातों को मैं बता रहा हूं उसको जरूर याद करना है। अब चलिए इसको लिखेंगे 4 गुणे, पाई का मतलब मैंने अभी बता दिया हूं 22/7 होता है, तो पाई के लिए मैंने क्या लिख दिया 22/7। फिर गुणा का चिन्ह, देखिए ये तीनों में कैसा संबंध है, गुणा का संबंध है। गुणा का चिन्ह दिया मैंने, ये जो आर स्क्वायर दिया है, आर मेरा कितना है 10, यानी 10.5 है। 10.5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए इसको करते हैं 4 × 22/7 गुणे, इसका स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों कि इसको 2 बार लिखना है, गुणा में लिखना है। चलिए मैंने लिख दिया 10.5 गुणे क्या हो गया 10.5 हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको काट के देखते हैं। तो सबसे पहले आप दशमलव हटाइएगा। जब भी दशमलव रहे, ये जो आप क्षेत्रमिति बना रहे हो, क्षेत्रमिति में जो काटने वाली बात है, भिन्न का जो गुणा होता है, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल में दिया हुआ है आपके क्लास 10 में। आप उस सिस्टम को समझिएगा कि देखिए मैं कैसे इजी तरीका से इसको कट कर रहा हूं, और आप इसे समझकर जरूर रखिएगा। समझना है आपको अच्छे से कि मैं कट कैसे कर रहा हूं, काट कैसे रहा हूं। अगर ये आप काटने वाला बात नहीं समझिएगा ना, सिर्फ सवाल उतारिएगा, तो आपको काफी असुविधा होगा। काटने वाले बात को समझिए। जब भी आपको दशमलव दिखे तो पहले दशमलव हटाइए सवाल से, ओके। तो चलिए दशमलव हटाएंगे यहां से, तो ये बटा क्या हो जाएगा, दशमलव के लिए 1 मैंने दिया, और इसके लिए क्या हो गया 1 0 मैंने लिख दिया। क्यों, क्योंकि दशमलव के लिए 1 और उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, तो मैंने 1 0 दे दिया। फिर मैंने बटा किया, ये हटाया, ये 1 लिखा, और इसके लिए मैंने 1 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पे सोल्व करते हैं हम। देखिए क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो जो कट रहा है काटिए इसको पहले। ये आपका 5 से कट रहा है, ये 5 से कटेगा 21 दान में, और ये 2 दान में, ठीक है। फिर ये वाला भी 5 से कटेगा, यानी ये 5 से 21 दान में, और ये 2 दान में। काटने का मतलब हो रहा है बच्चों भाग करना, यानी मैं 5 से 105 में भी भाग किया हूं। तो देखिएगा जब 5 को 105 में भाग कीजिएगा, तो 5 से जब 105 में भाग कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 21, और उसी तरह जब 5 से 10 को भाग कीजिएगा तो 2 आएगा। इस तरह मैंने कर दिया। और देखिए कहां पर क्या कट रहा है, देखिए ये 2 से 22 कट रहा है, कितने दान में 11 दान में। और देखिए तो कोई कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है 7 से ये 21 कट रहा है, कितने दान में 3 दान में। और देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, यानी ये 2 से ये कट रहा है, कितने दान में 2 दान में। माने आपका क्या बचा हुआ है 2 × 11 × 3 × 21। अगर इन सबको हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 × 11 × 3, और ये गुणे क्या हो गया 21। गुणा कीजिए 11 दूना 22। चलिए मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ 11 दूना 22 गुणे ये 21 कितना होता है 63। चलिए गुणा कीजिए इसको, 3 दूना 6, और ये क्या हो जाएगा 6 दूना 12। फिर ये क्या हो गया 3 दूना 6, और ये क्या हो गया 6 दूना 12। जोड़ दीजिए इसको 6, उसके बाद 6 2 8, और ये क्या हो जाएगा 3 और 1। माने आपका आंसर क्या आ जाएगा 1386। और ये हालांकि हम समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ग क्या रहेगा बच्चों, वर्ग सेंटीमीटर। सवाल किस चीज में था, सेंटीमीटर में, माने वर्ग सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, ओके। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर, ओके। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। जो हमारा ये 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आप ध्यान से पढ़िए कि किसी चमड़े का बॉल तैयार करने में 17.50 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 431.20 रुपया लगेगा, ठीक है। तो बॉल का व्यास ज्ञात कर लिखे। देखिए बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं
कि अगर कहीं पर मेरी मात्राएं भूल हुई हो तो मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि लिखना, बोर्ड को साफ करना फिर बनाना, हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन आप लोग उसे थोड़ा समझ लीजिएगा। आपके पास बुक है, बुक में भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि गलती मैं ना लिख पाऊं, मात्राएं कुछ कुछ भूल हो रही है। मेरे बच्चों ने बताया कि सर कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, तो आप थोड़ा उसको स्किप कीजिएगा। ओके, तो यहां पर देखिए, आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया हूं कि जब भी सवाल में वर्ग सेंटीमीटर लिखा रहे तो आपको यह समझ लेना है कि वो क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या समझना होता है, वर्ग सेंटीमीटर लिखा रहता है क्षेत्रफल के लिए। देखिए यहां पर हमारा सवाल में वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है। वर्ग सेंटीमीटर, देखिए वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति का माने हुआ एक, यानी एक वर्ग सेंटीमीटर के लिए आपको कितना खर्च हो रहा है, 17.50। तो इतना रुपया खर्च किया गया है, तो इसका उस बॉल का कितना क्षेत्रफल होगा। अगर क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो वहां से हम खूब आसानी से आर का मान निकाल सकते हैं। और जब आप आर का मान निकाल सकते हैं तो आप खूब आसानी से उसका व्यास भी, अर्ध व्यास भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले मेरा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो देखिए, वो वीडियो काफी हेल्पफुल होगा आपको ये सारे सवाल को समझने में। देखिए कि आप लिखेंगे चूंकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर माने एक के लिए इतना रुपया खर्च हो रहा है, तो इतना रुपया खर्च करके वो बॉल जो है तैयार हुआ है, यानी ये क्षेत्रफल है। अगर इसमें हम इससे भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, क्षेत्रफल हो रहा है। लिख दीजिए चूंकि बॉल के चमड़े का क्षेत्रफल, बॉल के चमड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, बॉल के चमड़े का क्षेत्रफल बराबर, माने पहले मैं इसको लिखूंगा 431/20 बटा 17.50। ओके, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। आप जानते हैं कि जब दशमलव के बाद दो संख्या नीचे में और दशमलव के बाद दो संख्या ऊपर में रहता है तो ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाता है। तो ये देखिए, ये दोनों मैंने हटा दिया और इसका आया क्या, देखिए ये कट रहा है, 1 0 से 1 0 भी मैंने काट दिया। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 4312 बटा 175 आया, इसका क्षेत्रफल आया है। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल को हम एटीपी में रखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कि ये जो क्षेत्रफल है हमारा, जो गोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। मैं आपको फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरे उस वीडियो को देखिए जो मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ गोलक लिखकर बनाया है, थंबनेल है उसका, उसको जाके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा ये भी सारा। तो मैंने एटीपी किया, इसमें क्या लिख दिया हूं, 4πr² बराबर 4312, ये जो मेरा बचा हुआ है बताइए, ये जो है मेरा टोटल क्षेत्रफल है, क्योंकि मैं इससे इसको भाग दूंगा तो क्षेत्रफल ही मेरा आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि 17.50 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से कितना खर्च हुआ है, इतना। तो अगर इसमें हम उससे भाग कर देंगे 17.15 से, तो मेरा जो कट क्या आएगा वो क्षेत्रफल आएगा। आपको यहाँ पे काटना नहीं है, याद रहे ये बात, आपको यहाँ पे काटना नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करने के बाद काटना है अंत में। बहुत सारे बच्चे होते हैं यहीं पे काटना शुरू कर देंगे, वहां इससे उनका क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, काफी प्रॉब्लम होगा। आप मेरे कैलकुलेशन को देखिएगा कि मैं कैसे काट रहा हूं, कहां पे ले जाके काट रहा हूं, आपको बहुत आसान लगेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए मेरे चैनल को। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 4 गुणे, मैंने पाई का मतलब आपको बता चुका हूं, 22/7 गुणे r का स्क्वायर बराबर मेरा यहाँ पे क्या है 4312 बटा 175, फिर OR, ये हमको r² बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4312 बटा 175 गुणा देंगे। ये जो 4 है ना, अगर 4 के नीचे मैं बटा 1 कर देता हूं, ये आप थोड़ा यहां से समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहां पर
कि ये मैं बटा 1 कर दिया, 4/1 कर दिया, तो जब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये अपना जो है चेंज कर देगा। अगर ये 4/1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4। ये नियम है समीकरण का, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी जब इधर जाएगा तो ये भी गुणा चेंज होकर क्या लिखा जाएगा, 7/22 लिखा जाएगा। ओके, अब देखिए काटते हैं इसको, कौन किससे कट रहा है। देखिए ये इससे कट जाएगा, कितने दान में, 7 दूना 14, 15 16 17 और 7 5 35, माने ये इससे 25 दान में कटा। अब देखिए इसको काटिए, ये और कौन कट रहे हैं, आप इससे इसको काट सकते हैं। देखिए ये आप एक बार इसको 2 से काट के देखिए, यानी 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2 और 2 5 10 और 2 6 का क्या हो गया, 12, और ये कितने दान में कट गया, 11 दान में कट गया। ओके, अब देखिए ये इससे 4 कट रहा है क्या, चलिए इधर हम काट के देख लेते हैं। जगह नहीं हो पा रहा था, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप डबल नहीं लिखिएगा, यही चीज जो है यहाँ पर भी लिखा गया है, सेम टू सेम। आप मिला के देखिए, जैसे जैसे मैं काटा था ये सारा यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जगह थोड़ा शॉर्टेज हो रहा था। देखिए ये जो है ये 11 से कट रहा है। देखिए 11 से भाग देकर देखिए आप लोग, 2156 को 11 से भाग दीजिए, पहले एक दान में जाएगा यानी 11, 0 1 ऊपर सूत्रा 5, फिर 11 9 99 हुआ, तो क्या बचा, ये 15 में से 9 गया 6, ऊपर सूत्रा 6, फिर 11 6 का 66, माने 11 से इसको काट रहे हैं तो कितना आ रहा है, 196 आ रहा है। ओके, और देखिए ये जो 196 बचा है, नीचे में 4 बचा है, तो इसको इससे काटेंगे, कितने दान में कट जाएगा, 4 4 का 16 और 4 9 36, यानी मेरा कितना आया है, ऊपर में बचा 49 और नीचे में क्या बचा है, 25 बचा हुआ है। देखिए तो आर स्क्वायर बराबर आपका क्या बचा है, 29/45 बचा है। फिर ओ आर लिखेंगे, ओ आर बराबर, आप आर बराबर जानते हैं बच्चों कि जब यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे हमें सिर्फ आर का मान चाहिए तो हम इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो मैंने कर दिया 49/25 का अंडर रूट कर दिया। अब इसका मतलब हुआ क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अंडर रूट आने के बाद कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर, यानी 49 का स्क्वायर क्या होता है, 7, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5, यानी आपका आर बराबर क्या आ गया है, 7/5। लेकिन आपसे पूछा क्या था, व्यास, तो चलिए हम इधर व्यास निकाल देते हैं जल्दी से। तो हमारा व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर मैंने अभी बताया जब मैंने वीडियो शुरू कर रहा था कि 2r होता है, 2r मैंने लिखा, यानी 2 गुणे r का मतलब क्या हो गया, 7/5। अब देखिए ये दोनों गुणा होकर 7 दूना क्या हो जाएगा, 14/5। इसको इससे काटिए, 5 दूना 10, ठीक है, और 5/40। ये किस चीज में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, माने ये भी हमारा क्या आ जाएगा आंसर, सेंटीमीटर। सवाल में पूछा था कि बॉल का व्यास कितना है, लिख देंगे, चूंकि बॉल का व्यास क्या हो जाएगा बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर सवाल पूरा हो गया। चलिए अगले सवाल पर क्या दिया हुआ है कि विद्यालय में शॉर्ट फुट खेल के लिए जो बॉल व्यवहार किया जाता है उसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर होने से बॉल में कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा है। मैं बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में आपको बताया हूं कि जहां पर भी सवाल में लिखा रहे कि घन सेंटीमीटर या घन लिखा रहे तो आप समझिएगा कि उसका क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है, हमें उसका आयतन निकालना है। देखिए यहाँ पे सवाल में ये पूछा नहीं है कि आपको आयतन का फॉर्मूला लगेगा या आयतन निकालना है, सिर्फ आपको एक क्लू मिल रहा है सवाल में कि कितना घन सेंटीमीटर, यानी जहां घन की बात होगी आप समझिएगा उसका आयतन निकलेगा। तो हमें क्या मिला हुआ है, व्यास जो है, व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो आपको सबसे पहले इसका अर्धव्यास निकाल लेना होगा। क्यों अर्धव्यास निकालना होगा, क्योंकि फार्मूला में जो होता है अर्धव्यास रहता है। तो अर्धव्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7/2। अब लिखेंगे चूंकि क्या बोला है, कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा है, तो लिख देंगे चूंकि लोहा लगा है। कितना लोहा लगा है बच्चों,
फॉर्मूला होता है आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। यानी ये मैंने बेसिक कंसेप्ट में बता चुका हूं सारे फॉर्मूला को। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाके पहले उसे देखिए। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मतलब क्या हो गया 22/7 गुणे आर। आर मैंने क्या निकाला हूं मैंने 7/2 का क्यू हो गया ये। तो क्यू का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3 गुणे 22 क्या हो गया 7 गुणे ये क्या हो गया 7/2 गुणे 7/2 गुणे क्या हो गया 7/2। यानी इसका क्यू का मतलब हुआ कि इसको 3 बार हम लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको अच्छे से काटिए। देखिए कौन किससे कट रहा है, इस 7 से ये 7 कट गया। ओके, उसके बाद इसको काटिए, ये इससे कितने दान में कट गया 11 दान में। फिर ये कितने दान में कट गया, ये इससे 2 दान में, और ये 2 से क्या हुआ ये 2 कट गया। अब हमें बचा क्या है गुणा करने के लिए 11 7 और 7 गुणा कीजिए, 11 वर्ष आएगा 77 गुणे इसको 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 49 की 9 हासिल 4 और 7 49 50 51 52 53 यानी 53 यानी क्या आया 539/3। ये जो हमारे नीचे में 3 बचा हुआ है, आपको कैलकुलेशन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ओके, अब चलिए इसको सही बटा में भी आप लिख सकते हो। तो इसको 3 से भाग करेंगे यानी 3 एकम 3 है, ऊपर से उतरा 2 और ये क्या उतरा 3। तो इसको भाग कीजिए 3 7 21 और ये आपका हो गया 2 और 9 फिर 3 27 हो गया। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 179। सही। क्या बचा है आपका शेष बचा है 2/3। क्या हमसे पूछा था कितना आयतन होगा, उसका कितना लोहा लगा है, तो इतना घन किस चीज में था सेंटीमीटर में था, तो घन सेंटीमीटर हो गया, इसका आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया है। ओके, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि ये कैसे बना है। चलिए अगले सवाल पर है। 4 नंबर पे दिया गया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक को जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर कितना परिमाण में जल उठेगा ज्ञात करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि यदि आप ये पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे बेसिक कंसेप्ट को वीडियो को देखिए। मैं उस बेसिक कंसेप्ट में बताया हूं कि आप आयतन कब निकालोगे, जब ये दिया रहे कि जब किसी गोलाकार वस्तु को या किसी वस्तु को जल में डुबाया जाएगा वहां पर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उस वस्तु को जल में डुबाया जाएगा उस वस्तु का जितना आयतन है उसी के परिमाण में जो जल होगा बाहर आएगा। देखिए सवाल में हमें नहीं बोला है कि क्या आयतन निकलेगा कि क्षेत्रफल निकलेगा। आप तो फॉर्मूला बहुत आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है ना कि किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी क्षेत्रफल का लगाऊंगा कि आयतन का लगाऊंगा, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो को देखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। यहाँ पर एक गोलाकार वस्तु को जल में डुबाने की बात है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे आयतन। हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है, हमारे सवाल में दिया गया है कि व्यास कितना दिया गया है बच्चों, व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो इसका हम अर्धव्यास निकाल लेते हैं। अर्धव्यास का मतलब होता है यानी आर इसका कितना हो जाएगा, वही 28/2 मैं बताया था। व्यास से जब अर्धव्यास निकालना है तो बाई 2 कर देना है, काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम लिखेंगे डुबाने पर कितना परिमाण में जल उठेगा, तो लिखेंगे जल उठेगा, कितना परिमाण में उठेगा वही लिखना है, जल उठेगा यानी आयतन निकालना है आपको। फॉर्मूला किसका लिखना होगा, आयतन का। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी ये आपका हो गया 4/3 गुणे पाई का मतलब क्या हो गया 22/7 गुणे और आर क्यू, यानी हम लोगों ने 14 निकाला है, आर 14 के क्या हो गया क्यू, यानी 4/3 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो देखिए कौन किससे कट रहा है, मैं इसको यहां पर काट दिया, 7 दूना 14 हो गया।
और कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 को 14 में गुणा करोगे आप, फिर जितना आएगा उसमें 2 से गुणा करोगे, फिर जो आएगा 22 में गुणा करोगे, फिर जो आएगा 4 में गुणा करोगे। गुणा करना काफी टफ हो रहा है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। बटे क्या हो जाएगा 3, बटे 3 करने के बाद आप जो आपका ऊपर में गुणा आया है और नीचे में बटे 3 है, 3 से उसको भाग कीजिएगा। भाग करने के बाद इसको सही बटा में बदलिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको छोड़ देता हूं, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर से एक बार बता देता हूं आपको कि 14 में 14 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर 22 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे। जो आएगा बटे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और 3 करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, आपको सही बटा में बदल के इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत